फिजियोथेरेपी लेते वक्त हमें खान पान की चीज़ों का भी कुछ ध्यान रखना ज़रूरी होता है? खान पान की चीज़ें ऐसे डायरेक्टली उससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन आपका डाइट, न्यूट्रिशन, पानी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सनलाइट एक्सपोजर, यानी आपकी हड्डियाँ आप कितना सनलाइट एक्सपोज करते हैं, कितना मूवमेंट करते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर आपका D3 कम रहेगा तो भी आपको हड्डियों में दर्द रहेगा, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये किस वजह से दर्द है, तो फिर वो टेस्ट करके सब संभालो। फिर दूसरा, समझो आपको कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है और आपका वजन ज्यादा है, तो अगर आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आपका वजन कम नहीं होगा, तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें डेफिनेटली इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आपने डाइट का ध्यान दिया, थोड़ा वजन कम किया, तो उसमें हीलिंग का पावर जल्दी हो जाता है, यानी आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी फास्ट हो जाती है, आपको रिलीफ जल्दी मिल जाएगा जी। तो इसके लिए आपको डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी यूरिक एसिड हाई होने की वजह से भी आपको दर्द आता है जी। तो ये सब चीजें जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो एक असेसमेंट होता है कि आपको दर्द कौन सा है, कैसे आया है। आपको दर्द जैसे नॉर्मली हम बोलेंगे कि नहीं, मैं कल तक तो ये काम कर रही थी, आप जिससे क्यों दर्द हो रहा है जी। तो जब आप ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो असेस करेंगे कि शायद आपका पोस्चर गलत है, या तो आपको डेफिशिएंसी है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पीने से आपके मसल्स कम चलते हैं जी। तो उसकी वजह से है, या ब्लड टेस्ट करके हमको एक बार पता करना पड़ता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, कि कोई B12 की डेफिशिएंसी है, D3 की डेफिशिएंसी है। तो ये एक जो बेसिक डेफिशिएंसीज रहती है न्यूट्रिशन में, उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो इसके लिए डाइट यस डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बहुत महत्व है। तो आपको डाइट को ध्यान रखते हुए आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये करेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। जी डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि पीडियाट्रिक मामले में भी फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर साबित होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी समस्याएं होती है, या फिर पीडियाट्रिक जो मामले होते हैं वो क्या बच्चों से रिलेटेड होते हैं, या किस तरह से वो काम करती है? तो पीडियाट्रिक में सबसे पहले तो न्यूरो केसेस रहते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा मस्कुलोस्केलेटल, बच्चे उछलते कूदते है ही, वहाँ वो कहीं रुकते नहीं है, कहीं ना कहीं इंजरीज करके आ ही जाते हैं। कल ही मेरे क्लिनिक में एक बच्चा आया जो स्कूल में खेल रहा था, फुटबॉल में किसी दूसरे बच्चे ने धक्का मार दिया और उसकी नर्व पुल हो गई, 10 साल का बच्चा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, घर में उछल कूद की वजह से इंजरीज होती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो वो सब के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत काम आता है। और अभी दूसरे सबसे बड़ी समस्या है कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल, जिसमें बच्चे झुक झुक के इतना पढ़ाई कर लेते हैं कि उनका पोस्चर ही बिगड़ जाता है जी। तो वो पोस्चर को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट रहती है कि आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट आप ज्यादा झुके नहीं जी। तो वो एक ट्रीटमेंट अभी आजकल बहुत कॉमनली मेरे पास बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं जिसकी मम्मियाँ बोलती है कि इनका पोस्चर ठीक करो जी। फिर दूसरा, कोई बच्चे अभी नीचे नहीं बैठते हैं तो उनकी हिप मोबिलिटी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो पोस्चर और बैक पे असर करती है जी। तो ये सारी चीजें अभी बच्चों में ज्यादा देखने में आ रही है, तो इनको ये ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है जी। मैम, जैसे कि आपने अभी बच्चों के बारे में बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या फिजियोथेरेपी के मामले में उम्र का जो फैक्टर होता है वो किस तरह से वेरिएट करता है, और क्या उसको ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपी अलग अलग दी जाती है? सब सब्जेक्टिव रहता है। बच्चों की एक रिक्वायरमेंट उछल कूद और खेलना कूदना रहता है, तो अगर जब हमको फिजियोथेरेपी करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि कल उठ के ये वापस कूदने ही वाले हैं, तो उनको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करनी है, सो दैट उनके मसल्स और हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कल वो वापस वो एक्टिविटी कर सके। समझो कोई यंग पेशेंट है 20 से ऊपर, तो उनकी डेली एक्टिविटी क्या है, उनको क्या करना है, उस हिसाब से हमको वो ट्रीटमेंट और आगे रिहैब करना है। जिनको जो एक्टिविटी है हमको वही बैक टू दैट एक्टिविटी, उनकी स्ट्रेंथ और क्षमता वापस लानी है जी। तो ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है कि सिर्फ दर्द दूर नहीं करना है, दर्द दूर होने के बाद उनको दूसरे दिन वही एक्टिविटी जो कल तक कर रहे थे वो कर पाने चाहिए बिना दर्द के जी। तो ये चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं जी। डॉक्टर, कई बार मैंने देखा है कि अगर लोगों को जैसे जोड़ों में दर्द हो गया या फिर कोई ऐसी समस्या हो गई,
तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो घर में ही ऑयल से मसाज करते हैं, तो ये बिना डॉक्टर से पूछे ऐसे घर में ही खुद से मसाज वगैरह करना, ये कितने हद तक सही है और क्या ऐसा कर सकते हैं? देखो, मैं बिल्कुल मना भी नहीं करूंगी और बिल्कुल हाँ भी नहीं, इट्स 50-50। कभी कभी कोई दर्द ऐसा भी रहता है कि समझो थकावट का दर्द है जी, थकावट का दर्द आप मसाज करो वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दिन मसाज किया और ठीक नहीं हुआ तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चलो ये ठीक नहीं हो रहा है, मसाज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो आप फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और पूछिए कि मैंने ये किया उससे ठीक नहीं लग रहा है, तो शायद कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, शायद कोई नसों की प्रॉब्लम हो सकती है कि और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज में मसाज काम करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूंगी कि आप बिल्कुल करो मत। एक बार आपको दर्द हुआ, आपने मसाज करके देख लिया, नहीं ठीक हुआ, तो फिर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उसका आगे का स्टेप देखिए कि इससे ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ और आगे करना है। जी, कई बार डॉक्टर ऐसे भी होता है कि लोग गलत तरीके से भी मसाज करते हैं, तो भी उससे दर्द बढ़ जाता है या फिर समस्या कुछ और ही हो जाती है। तो डॉक्टर की सलाह से ही हमें मसाज करना है, नहीं करना है, जो भी है हमारे डॉक्टर से हमें बात करना बहुत जरूरी होता है। ओके मैम, कई बार ये जो मसाज जैसे हो गया, वैसे कई बार दर्द होते वक्त लोग सेक लेते हैं। तो कोई लोग होते हैं जो गर्म पानी से सेकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बर्फ से भी सेकते हैं। तो एग्जैक्टली हमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, किससे ज्यादा फायदा होता है या फिर क्या सही है? इसमें भी कैसा रहता है ना, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज है, कहीं स्प्रेन हो गया, कहीं कुछ मोड़ आ गया जी, तो उसमें बर्फ का सेक ज्यादा फायदा करता है। ओके, स्पैज्म आ गया तो उसमें बर्फ का सेक ज्यादा फायदा करता है। और लेकिन कभी कभी कोई रेडिएटिंग पेन है, नर्व पुल हो गया, तो उसमें गर्म पानी का सेक ज्यादा फायदा करता है। तो और जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको भी गर्म पानी का सेक ज्यादा फायदा करता है। तो ये भी सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपका दर्द कौन सा है, आप खुद को असेस नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली 1-2 दिन जब आपको घर पे ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप गर्म पानी का सेक कर लीजिए। उससे कितना शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना दर्द कम हो रहा है, वो सब आपको सेल्फ गेज करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ चलो ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एक प्रॉपर आपको मेडिकल कंसल्ट लेके आगे बढ़ना जरूरी है। जी, पर मैम क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि अब ये जो मुझे दर्द हो रहा है, जैसे कि अगर मुझे जकड़न बहुत ही महसूस हो रही है, तो क्या मुझे गर्म पानी का सेक लेना चाहिए या बर्फ का? ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जान सकते हैं? नहीं, वैसे कोई तरीका तो है नहीं। जैसे मैंने बोला कि इसे ट्रायल एरर मेथड, आपने किया, आपको उसमें रिलीफ मिला, और रिलीफ वो भी टेम्परेरी रिलीफ नहीं, 2-4 घंटे उसमें रिलीफ मिला, तो वो चीज आपको व्यक्तिगत अप्लाई होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव है। शायद मेरा शरीर को गर्म अच्छा लग रहा है, आपके शरीर को ठंडा अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी हम लोग मेडिकली बोलेंगे बर्फ ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन अगर मेरे शरीर को बर्फ नहीं सुहाता है तो मुझे नहीं फायदा करेगा, तो फिर मुझे गर्म सेक लेना पड़ेगा। तो इसके लिए व्यक्तिगत सवाल है और व्यक्तिगत ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा। मैम, कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर के सजेशन से ही लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपको डायरेक्टली कंसल्ट करने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि आज आपको दर्द हुआ, कल आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो कोई तकलीफ ऐसी भी रहेगी कि उसको तुरंत फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक हो जाएगा जी। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी भी तकलीफें आती है जो ज्यादा तीव्र है और उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का कंसल्ट भी जरूरी होता है। तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उनका एक प्रॉपर असेसमेंट का तरीका रहता है, वो खुद असेस करके आपको गाइड करेंगे कि इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं कि आपको आगे और इन्वेस्टिगेशन या और कंसल्ट की जरूरत है। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे जिन्हें वो याद रख सके। अच्छा, टिप्स में सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य का शरीर वो बना है शारीरिक श्रम के लिए, शारीरिक श्रम यानी एक्सरसाइज के लिए जी। तो जो अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे ये माहौल या टाउन लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से, तो एक्सरसाइज हमारे जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आपको रेगुलर कसरत करना जरूरी है। अगर आप खुद कर रहे हैं जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप वो कंटिन्यू करें। अगर किसी उसमें आपको तकलीफ है
तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपना एक शेड्यूल बनाइए, एक प्रोग्राम बनाइए, और आपको ये रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई ट्रीटमेंट किसी की चीज़ के लिए शुरू करते हैं, उसको पूरा कंप्लीट करिए, आधे से मत छोड़िए कि हाँ मुझे तो अभी पेन रिलीफ हो गया, अभी जाने की क्या जरूरत है जी। बट ऐसा नहीं है, आप उसको पूरा कंप्लीट करिए जिससे वो रिकरेंस ना हो। और तीसरा ये मैं कहना चाहूँगी कि बिना हिचकिचाहट आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करिए, जिससे आपको आगे पेन फ्री लाइफ मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कविता, आप यहाँ पर आई, अपने फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि फिजियोथेरेपी हमारे सेहत के लिए कितनी जरूरी होती है और हमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कई विषयों पर बात करने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।